और हम क्या कर रहे हैं, कुछ चंद पैसे वाले लोगों के लिए कि उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे पर हमारे पास पैसा बहुत है जी। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करो ना। जो कुछ करो वाली भावना है उससे कुछ हो गया और उससे पेपर लीक हो गया जी। क्योंकि देखिए आप बताइए कि पेपर ऐसा तो लीक नहीं होगा कि आप स्टूडेंट हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो चाह रहा हूं कि आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो भैया, जी। मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं, ऐसी तो भावना नहीं है। उसमें एक जो आर्थिक व्यवस्था है जी। कि जो आर्थिक लेन देन हो जाए और सुनियोजित कुछ व्यक्तियों का फायदा हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था के कारण पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो मतलब एक कुशल प्रतिभा के धनी आदमी हैं। उनको वाणी का वरदान है कि वो जब कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें मतलब कि जनता के लिए, लोगों के लिए एक मतलब भावना से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। मतलब मोदी जी एक कमाल के परसुएटर हैं। राहुल गांधी जी अगर आज के 20 साल पहले किसी स्टेट के सीएम होते तो आज इनकी स्थिति बहुत कुछ और कमाल की होती। युवराज जी, यूपीएससी में फेल होने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? मतलब आपने मेरी जो दुखती नस है ना उसमें हाथ रख जी। एक्चुअली मतलब यूपीएससी में इंसान फेल होने के बाद ये स्वाभाविक है कि वो निराश होता है, हताश होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन उसके जीवन में हावी होती है। ये बिल्कुल सच बात है जी। जैसे कि लगभग मैंने 6 साल तैयारी करी। अच्छा। 6 साल में मतलब कोशिश करी, मेहनत करी कि मैं उस मकाम में पहुंच जाऊं जहां पर एक गांव का लड़का ख्वाब देखता है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, देश की तरक्की में, देश की बेहतरी में कुछ अपना योगदान देना है। तो मैंने भी मतलब चाहा, सपना देखा, लेकिन ईश्वर की योजना में शायद तक कुछ और चीज़ है मेरे लिए, कुछ और मंजूर थी ईश्वर को, ये बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवराज जी, यूपीएससी पास कर पाना एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए कितना कठिन है? एक गांव से निकला हुआ आदमी कैसे फेस करता है इसे? देखिए बिल्कुल सही बोले आपने, क्योंकि एक शहरी बच्चा का जीवन और एक गांव के बच्चे के जीवन बहुत अंतर होता है जी। सबसे पहला अंतर होता है शिक्षा का, उसका पारिवारिक माहौल का, उसके आसपास जो उसके सर्कल में दोस्त हैं जी। उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि जो एक गांव का बच्चा है जी। उसको बेसिक चीज़ें समझने में टाइम लग जाता है और जो शहर के बच्चे होते हैं उनको शुरुआत से ही चीज़ें समझ में आती है क्योंकि समझाने के लिए टीचर हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान हैं और पेरेंट्स जान रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। अच्छा। तो वो उस हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन गांव के बच्चों के लिए ये चीज़ें कठिन हो जाती है, उनको ये चीज़ समझाने वाला कोई नहीं होता। दिक्कत ये है जैसे मैं था तो मेरे घर में लगभग जो दूर दूर तक बैकग्राउंड है वो एजुकेशन का नहीं है। तो अब इंसान यार मतलब क्या करेगा, वो देखेगा कि खेती बहुत बढ़िया चीज़ है, हमारे पिताजी किसान थे, हम भी किसान बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर ये भावना रहेगी तो इंसान कैसे सोच पाएगा यार आईएएस के बारे में, आईएएस आईपीएस कैसे बन पाएगा। सही बात है। मुझे सेकंड ईयर में पता चला था कि यूपीएससी कुछ चीज़ होती है कि यूपीएससी से आईएएस बनते हैं, मेरे को मतलब कॉलेज में जाके सेकंड ईयर में पता चला था। अगर ये चीज़ें हैं गांव के बच्चों के साथ और ये मेरे अकेले के साथ नहीं है, आप गांव में चले जाइए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको जीवन में करना क्या है। अच्छा, जैसे उनका एम ही नहीं पता है, गोल ही नहीं पता है कि करना क्या है। देखिए एक शेर है बशीर बद्र का जी कि हाथों में अंगारे लिए पूछ रहा था जी, कोई न अंगारों की तासीर बताए। मतलब कि मेरे पास में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, मतलब असीमित मेरे पास टैलेंट है जी, लेकिन उसको निखारने वाला ही कोई नहीं है। तो मैं कैसे सफल हो पाऊंगा अपने जीवन में? योग्यता जन्मजात होती है। हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत ने पीछे खींच लिया। देखिए यूपीएससी में 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक है आपको अपने 100% देना है, मतलब आपको कड़ी मेहनत करना है, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है नॉर्मल लाइफ से एक अलग। हाँ 10 से 12 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है, मतलब कि ब्रेक ले लेके। और दूसरा फिर आपको एक अच्छी किस्मत चाहिए जी। मतलब 2 चीज़ों का तड़का है, कड़ी मेहनत प्लस किस्मत, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कोई एक चीज़ है तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होता है, कड़ी मेहनत करने से हो जाता है, लेकिन ये एक अपवाद है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले एक अपवाद था कि एक अलग झंडा था, एक अलग संविधान था, एक अलग मतलब कि राज्य था जो इन चीज़ों से अलग था। युवराज जी, आपसे खास क्वेश्चन, यदि आप आईएएस ऑफिसर बन जाते तो आप
क्या नया करते आपके क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए? देखिए, मैं जब यूपीएससी की तैयारी में गया था जी, तो क्षेत्र का ध्यान नहीं था, देश का ध्यान था कि अगर मेरा जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है कि हमारे शहर से एक आईएएस ऑफिसर निकला, तो ये भी एक इट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। हाँ, ये गर्व की बात होती। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मेरी भावना थी कि यार देखो, मेरा जन्म हुआ है जी, और इस ऋण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए अगर मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊं तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं जो चाह रहा था ना कि अपने जीवन में 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत अच्छे से काम करना चाह रहा था। एक शिक्षा पे, क्योंकि अभी भी भारत देश में देखिए शिक्षा की स्थिति बहुत खराब। अगर बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं लेगा तो इस देश का विकास कैसे होगा? सही। और एक और चीज मैटर करती है इस देश के लिए, वो है एक बेहतर स्वास्थ्य। जी, अगर कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है और उसका सही समय में सही जगह इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके साथ जो एक टैलेंट था, हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाता, हो सकता है वो देश के लिए वो एक कुछ बहुत बड़ा बेहतर अचीवमेंट बन जाता। तो ऐसा जो टैलेंट होता है ना, वो कुछ हमारे जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं जी, उनके अभाव में मतलब कि नहीं हो पाता। जापान का मॉडल देखिए ना आप, जापान 1940 में जी जंग के मैदान में था, नागासाकी और कोरोशिमा में परमाणु बम गिरा जी, इसके बाद लगा कि वो देश दुनिया से मिट गया। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये देश कहाँ तरक्की कर पाएगा, लेकिन उसने एजुकेशन पे, उसने स्वास्थ्य पे ऐसा ध्यान दिया कि आज देखिए ना, हम कहते हैं देश का सबसे थोड़ा नंबर सा 1 हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की कुछ योजनाएं अगर हो जाती तो बढ़िया रहता। हम मतलब फिर ऐसी बातें करते हैं, दूसरे देश को देख के एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा कि वो टेक्नोलॉजी आए, पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस आधार स्तंभ पे आ रही है, वो हमारे यहाँ अभाव है। अगर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अगर ध्यान दिया जाए, देखिए सरकार सुनियोजित योजना बना रही है जी, लेकिन क्या वो धरातल तक आ रही है, ये एक सोचने वाली बात है जी। तो ऐसा नहीं है कि देश का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, देश का विकास तो देश की आज़ादी से स्टार्ट हो गया था जी, मतलब किसी काल में कम रहा, किसी में ज़्यादा रहा, पर विकास तो एक सतत प्रोसेस है ना, वो तो हमेशा चलेगा एक क्रम अनुसार। लेकिन हम आज 2026 में जी रहे हैं, तो उस हिसाब से विकास की दर देखेंगे तो धीमी है। जी जी। क्या देश में पेपर लीक हमारे युवाओं का भविष्य लीक कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज सिस्टम में ऐसी कुछ खामियां हैं जिसके कारण पेपर बार बार लीक हो रहा है। जी, देखिए, पेपर लीक होने से सबसे बड़ी दिक्कत आप और मेरे साथ नहीं है जी, उन तमाम बच्चों के साथ है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर 10x10 के कमरे में बैठ के दिन रात तपस्या कर रहा है, एक साधना कर रहा है जी, अध्ययन कर रहा है कि आगे जाके मेरे को अपने माता पिता का, इस देश का मतलब गर्व बनना है जी, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ चंद पैसे वाले लोगों के लिए कि उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे पर हमारे पास पैसा बहुत है, जी, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करो ना। जो कुछ करो वाली भावना है उससे कुछ हो गया और उससे पेपर लीक हो गया। जी, क्योंकि देखिए, आप बताइए कि पेपर ऐसा तो लीक नहीं होगा कि आप स्टूडेंट हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो चाह रहा हूं कि आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो भैया, जी, मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं, ऐसी तो भावना नहीं है। उसमें एक जो आर्थिक व्यवस्था है जी, कि जो आर्थिक लेन देन हो जाए और सुनियोजित कुछ व्यक्तियों का फायदा हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था के कारण पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट होता है वो कड़ी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता लिखता, जी जान सब लगा देता है अपने मतलब उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन चंद चीज़ों की वजह से कुछ लोग तो मैंने देखा कि सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कि देखिए, मैं यहाँ बैठ के बात जरूर कर रहा हूँ पर मैं वास्तव में उन चीज़ों का दर्द समझ रहा हूँ जी, कि जिन बच्चों ने पढ़ाई करी, सालों साल तैयारी करी और उनका पेपर लीक हो जाए ना, तो एकदम से लगता है कि यार सब जीवन में खत्म हो गया कह के, क्योंकि फिर एक साल पढ़ना पड़ेगा। 1 साल की जो मेहनत थी वो आकारा जाती है। मेरे को 1 साल की व्यवस्था फिर से बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, कैसे संघर्ष करके मैंने तैयारी किया हूँ, ठीक है ना। और बच्चों में दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, आप घर नहीं जा सकते, घर जाओगे
तो समाज का दबाव रहेगा जी, परिवार का दबाव रहेगा, उसके बाद में जो आपके रिश्तेदार हैं उनका दबाव रहेगा, आपको वो सब झेलना है। आपके दोस्त यार मज़े कर रहे हैं बढ़िया, कोई दुबई घूम रहा है, कोई गोवा घूम रहा है, कोई मतलब बढ़िया जीवन जी रहा है, और आप क्या कर रहे हो पता है, एक 10x10 का कमरा है जिसमें आप मतलब कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी किताबों के साथ न्याय कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जो ऊर्जा है आप पढ़ाई में लगा रहे हो जी। आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के मतलब अपनी किताबों के साथ न्याय करूं, और ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाता है तो ये बहुत दुख की बात है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। पर अगर हम एक स्टूडेंट की भावना को समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। युवराज जी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आप कैसा देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं वो मतलब एक कुशल प्रतिभा के धनी आदमी हैं, उनको वाणी का वरदान है कि वो जब कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें मतलब कि जनता के लिए, लोगों के लिए एक मतलब भावना से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। मतलब मोदी जी एक कमाल के परसुएटर हैं जो मतलब अपनी बातों से प्रभाव छोड़ देते हैं, और वही कारण है कि कई जगह ऐसा होता है कि मोदी जी के नाम से ही वोट मिल जाता है। जी, देखिए मतलब व्यक्तिगत सिंबल भी काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल सकते हैं जी। और राहुल गांधी जी के साथ ये है कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन राहुल गांधी जी अगर आज के 20 साल पहले किसी स्टेट के सीएम होते तो आज इनकी स्थिति बहुत कमाल की होती। कारण ये है कि देखिए, अगर आप किसी स्टेट के सीएम होते और वहाँ आपने कमाल करके दिखा दिया होता कि आपने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, जो बेरोजगारी की दर है, प्रायोरिटी उनको पहले काम को देना था, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, क्राइम रेट अगर कम हो गया उस स्टेट का, तो आप क्या है फिर मतलब कि आपको बोलना नहीं पड़ता ना, लोग समझ जाते उस चीज़ को कि यार हमारा जो नेता है वो मतलब कि मजबूत है और मतलब हमको साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कांग्रेस के साथ आज कोई नहीं है, कांग्रेस भी मजबूती से खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बीजेपी उस पर बहुत ज़्यादा भारी है। बिल्कुल जी, इस बात से सहमत हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों पार्टी के विपक्ष में कॉकरोच जनता पार्टी उभर रही है जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा विदिन 4 to 5 डेज में, 4 से 5 दिनों में लगभग 2 करोड़ लोग उस पार्टी से जुड़े, मतलब 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए उनके। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 दिन में अगर 2 करोड़ लोग किसी पार्टी से या मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मतलब युवाओं को सामने आना चाहिए जी, और सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सत्ता में जो सरकार है उसके ऊपर दबाव रहता है कि हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। जी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज़ में विफल हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है युवाओं का आगे आना और इतनी ही मजबूती के साथ में ऐसे राजनीतिक मंच बनाना और ऐसे आंदोलन करना जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार समझे कि किसी का भी निश्चित काल नहीं है जी। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के हित की बात नहीं करेंगे तो कोई और बैठा है अच्छा करने वाला और कभी विरोध भी करने हो वाला सकता है। ये बात मतलब, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस को ये पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, ये कहना तो मतलब थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मतलब पार्टियों को समझना तो पड़ेगा कि हाँ, अगर हमने, क्योंकि नाराजगी वितरित हो रही है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, मतलब आपसे नाराज है, आपसे संतुष्ट नहीं है लोग। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस से भी लोग नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या जनता को मिल नहीं पा रहा है, जनता के साथ में न्याय कर रही है या नहीं, ये थोड़ा सा मतलब कि देखने वाली बात है। बाकी अच्छी बात है कि ऐसी पार्टियां आए, युवाओं की हिस्सेदारी लोकतंत्र में बढ़े, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र सुरक्षित होगा और जनता का इसमें विकास होगा, ये एक निश्चित बात है।